See, we are talking to Sir Salman. Sir, just let us know today's meeting का आपका क्या प्रोग्राम था, क्या करने का इरादा? हमारा पर्पस है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कोई महसूस ना करे कि वो अकेला है. Anyone who feels oppressed, उसको ऐसा ना लगे कि उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं है. तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हर ओप्रेस्ड को, हर मजलूम को हम मदद करेंगे. लेकिन ये जो ऑफर है, ये जो पेशकश है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स की है जो कंसर्न है इस मुल्क के बारे में, जिनका कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए रहा है, इस मुल्क की बहबूदी के लिए रहा है. वो कंसर्न है कि आज मुल्क के साथ क्या हो रहा है. तो इसलिए वो ये सर्विस पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सर्विस से मुल्क को और मजबूती मिलेगी. वेलकम दोस्तों, आज संडे का दिन है और वक्त भी 12 बजे का था, तो शायद इसलिए कि रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक नहीं है. ठीक है, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं, सलमान खुर्शी साहब, आदिब साहब, अयूबी साहब और रिजी साहब, इनका एक ही दिन का दौरा था मुंबई का. तो चाहते थे कि नेक्स्ट में वो प्रेस को ब्रीफ करें कि क्या मकसद से वो आए थे यहाँ. हमारी कल बहुत शानदार मीटिंग हुई यहाँ. कम से कम 100 लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ जमा हुए थे और काफी डिटेल डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ. सबको आसानी हो जाएगी ना, फ्रेम में होगी. इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, ये नाम से एक एनजीओ संस्था का गठन हुआ है, उसको रजिस्टर भी किया गया है. उसी ताल्लुक से जो इनके सरबराह हैं वो सब आपके बीच मौजूद हैं. मैं चाहूँगा कि हम तो रोज बात करते हैं, आज हमारे जो खास मेहमान हैं और सलमान खुर्शी साहब हैं, आदिब साहब हैं, इनसे आपको जो बात पूछनी है, क्या मकसद था उनका आने का और ये सिविल राइट्स की मूवमेंट क्या है और क्या जरूरत पेश आए इसको बनाने की, उसके बारे में बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं. शुक्रिया. खुदा. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम मोहम्मद अदीब है. मेरे इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं सलमान खुर्शी साहब. उनका ताल्लुक आप सबसे कराना. मेरे दाएं तरफ फुज़ैल अयूबी साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं. हमारे उसकी दूसरी तरफ आजम बेग साहब राजस्थान के रहने वाले हैं. तकरीबन 12-13 इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं. यह वहाँ से तशरीफ लाए हैं. हमारे बगल में इधर मसूद रिजवी साहब हैं, ये चेयरमैन रहे हैं वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. और हमारे एक साथी अबरार साहब अब ये इलाहाबाद से तशरीफ लाए हैं और कई कॉलेजेस को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं इलाहाबाद और फतेहपुर में. और सलमान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो जिस सिलसिले में हम लोग आए हैं यहाँ, उस सिलसिले में कल एक मीटिंग यूसुफ भाई ने यहाँ की थी जिसमें तकरीबन 100 हज़रात थे, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, दानिश्वर भी थे, उलमा भी थे और मुख्तलिफ सोशल लाइफ के पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे. उनके सामने हम लोगों ने जो बात रखी थी, जिस मकसद से आए हैं, तो सलमान खुर्शी साहब आपको ब्रीफ करेंगे. शुक्रिया अली भाई, और आप सभी हज़रात का इस्तकबाल है. और जो भी हमारी जस्तजू और कोशिश है उसमें यकीनन आपकी मदद की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पैगाम है जो हर जगह पहुंच सके. हमने अभी आगाज़ किया है इस तहरीक का, जो 29 तारीख को हमने पिछले महीने की दिल्ली में एक बहुत बड़ी नशिस्त की थी. उसमें फारूक साहब हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उसमें रहमान साहब, बहुत बड़ी अच्छी तादाद में वकला और रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, प्रोफेशनल्स, NGOs, पूरे हिंदुस्तान से NGOs आए. करीब 700 का आपने
फिगर बताया था, करीब 700 लोग आए थे और दिन भर गुफ्तगू उन्होंने की थी। जो मौजू था, जो हम लोगों की इस वक्त कोशिश है, वो यकीनन ये है कि जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, उसमें हर मुल्क के हर सिटीज़न को पर क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया जाए और जिम्मेदारी का की नज़र में उसको देखते हुए किस तरह से अमली जामा हम अपनी जुस्तजू को पहुँचाएँ। ये पेशकश कुछ जिनको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हमने कहा, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। एक पेशकश ख़ास मुस्लिम हजरात की तरफ से ये पेशकश है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। यकीनन आज मसला सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है, आज हर शहरी का मसला इस मुल्क में है। और किसी भी शोबे से लोग जो लिंक्ड हैं, उन सभी का मसला है, चाहे तालीम से मसला हो, चाहे वो ताजिरों का मसला हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स का मसला हो। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा सवाल आके मुल्क के सामने खड़ा हुआ है। और बदकिस्मती से पार्लियामेंट में जो हमारी मौजूदगी है, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की मौजूदगी है, तो उसमें जिन ख्यालात से हिंदुस्तान को और हुकूमत को सबको फ़ायदा हो सकता है, उनको पहुंचाने का और उनको पेश करने का मौका बहुत कम मिलता है। मीडिया से भी कुछ लोगों को शिकायत इस बात की है कि मीडिया में भी जहाँ पर बहुत सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए उन इश्यूज़ पर जो हमारे कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए, हमारे बिरादरान वतन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, उस पर गुफ्तगू कम होती है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर उल्टी सीधी बातें कहना और झगड़ा करना, तो डिबेट कम होता है, बहस ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो बात कहने की है और जो मुफीद हो हमारे मुल्क के लिए, वो बात कहने में बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। तो हमने ये माना कि बहुत अच्छे काम लोग कर रहे हैं, हर बिरादरी में अच्छे काम लोग कर रहे हैं, हर शोबे में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सब लोगों को मुश्तरक एक जगह पर लाकर और आपस में राब्ता कायम करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां से कुछ प्रायोरिटीज़ लेकर हम आगे चलें। एक प्रायोरिटी उसकी है वो सिविल राइट्स को किस तरह से हम प्रोटेक्शन दें। सिविल राइट्स का आज मसला है इस मुल्क में, वो क्यों है इस पर बहुत गहरी बहस हो सकती है और एक लंबी बहस, वसी बहस हो सकती है, लेकिन सिविल राइट्स का एक मसला इस मुल्क में है। और उस पर आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयानात सुने हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, रिटायर्ड जजेस ने उस पर अपने तासुरात पेश किए हैं, और वो मसला सबसे बड़ा मसला है। और इसलिए जो प्रायोरिटी हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि सिविल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, जो हमारे आईनी हमारे हुकूक हैं मुल्क में हर एक इंसान के, उनको हम किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं, उनको हम कैसे महफूज रख सकते हैं इस मुल्क में। क्योंकि अगर सिविल राइट्स रहेंगे तो फिर आगे गुफ्तगू भी बढ़ेगी, आगे कॉन्वर्सेशंस भी बढ़ेंगे, आगे लोगों के जज्बात लोगों को समझ में आएंगे, और सिविल राइट्स रहेंगे तो ये मुल्क मजबूत और इकट्ठा रहेगा। सिविल राइट्स नहीं रहेंगे तो हमारे आपस में दरारें पड़ जाएंगी। ये दरारें ना पड़ सकें, हम लोग सिविल राइट्स को महफूज कर सकें और इज़्ज़त की ज़िंदगी सबको दे सकें, ये पेशकश हिंदुस्तान के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस वक्त कर रहे हैं। तो इसलिए दर्द जितना भी है, जैसा भी है, उस दर्द में शरीक हम सबको मानते हैं और सबके लिए हम काम करेंगे। हर एक को हर एक के लिए काम करना है, लेकिन हर एक की पेशकश भी है, उसकी एक पहचान भी है। तो कम से कम ये माना जाए कि हमने एक नेशनल एफर्ट में अपनी तरफ से
कुछ कोशिश की है और अपनी तरफ से एक पेशकश की है। इस तसव्वुर को लेकर हम मुंबई आए और हम ये मानते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें मुंबई के लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, हमेशा से रहा है। आज़ादी की तहरीक से लेकर और जो भी कोई बड़ा काम हमारे मुल्क में हुआ है उसमें मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा और कंट्रीब्यूशन मुंबई का रहा है। तो इसलिए हम यहाँ आए और हम शुक्रगुजार हैं यूसुफ साहब के कि उन्होंने कल इतनी अच्छी यहाँ पर बहुत कम वक्त में इतनी अच्छी यहाँ पर मीटिंग करके और बहुत उम्दा लोगों को यहाँ पर हम लोगों से मिलवाया, बहुत खुलकर हम लोगों ने बात की और एक खाका बना है, एक मंसूबा बना है कि हम किस तरह से इस काम को शुरू करेंगे। दो हैं बेसिकली क्रिटिकल एरियाज, बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें और लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसमें अपना हाथ बटाएंगे और उनमें हम उनकी मदद करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो और कोई बात हो। लेकिन सबसे पहले क्रिटिकल जो है वो सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन का काम, जिसमें एडवोकेसी, कोर्ट की एडवोकेसी भी होगी और बाहर भी होगी, मीडिया के साथ भी होगी, वो हमें करनी है। और दूसरी बात, हमको एक सही मैसेज, एक सही पैगाम मुल्क को पहुंचाने के लिए हमें मीडिया का सहारा लेना है। मीडिया का मूड अगर बिगड़ा है तो क्यों बिगड़ा है समझकर उसको मोड़ना है। मीडिया का पूरा तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया का पूरा इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे और उसमें भी मैं समझता हूँ कि मुंबई के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा। आप लोग यहाँ आए हैं तो जाहिर है जो आपसे आज मुलाकात हो रही है और आपसे गुफ्तगू हो रही है, उससे ये अहम काम कि हम मीडिया तक अपनी बात पहुँचाएँ, मीडिया से गुजारिश करें कि हमारी बात को और वाज़ेह करें और घर घर तक पहुँचाएँ। ये हमारी कोशिश है और इसमें पहले से हम कह रहे हैं कि मुंबई के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हमको आप लोगों के सामने पेश किया है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी भाई इसको और तफसील से कुछ आप कहें, उसके बाद में जो कुछ सवाल हो। एक बुनियादी सवाल सलमान साहब ने भी आपके सामने रखा है। हकीकत यह है कि इस मुल्क में सब परेशान हैं, बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड कम्युनिटी। उसने अपने 75 साल ज़िंदगी में कभी इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर, इतना खौफ कभी नहीं देखा। जैसा सलमान साहब ने कहा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं और जो हमारी सिविल लिबर्टी है उस पे एक दाग है। हम समझते हैं कि ये अकेली लड़ाई सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ सकता। ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है जिसपे मुस्लिम दानिश्वर जो सेकुलर हिंदू हैं उनके साथ मिलकर आज के इस तूफान को, इस नफरत के तूफान से लड़ने के लिए, क्योंकि सबसे बेसिक बात यह है किसी इंसान के लिए कि वो अपने को महफूज समझे, वो समझे वो ज़मीन मेरी है। लेकिन आज के इस दौर में किसी तबके को भी ले लीजिए, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ को, उनके दिलों में जो खौफ है, उनके खिलाफ जो नाइंसाफ़ी है, वो इसलिए है कि प्रॉफिट को गाली देकर आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन जिसने प्रॉफिट को गाली दी है उसके खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आप जेल जाएंगे। जब ऐसा माहौल बन जाए तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा शोबा होना चाहिए, ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें सेकुलर, हिंदू, माइनॉरिटीज़, पिछड़ी कौमें, उन सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म IMCR, इंडियन मुस्लिम्स और सिविल राइट्स के नाम से ये दिल्ली में क्रिएट हुआ। जैसा सलमान साहब ने कहा, वहाँ ये नाम दिया गया। हम लोग बम्बई आए, यूसुफ साहब की मेहरबानी से बहुत ही अहम संदीदा लोगों से कल मीटिंग हुई
सिर्फ इसलिए आए थे कि हम चाहते हैं कि हर बड़े जगह से, छोटी जगह से पीपल ऑफ एमिनेंस ऑन बोर्ड हो और एक बहुत बड़ा खाका तैयार हो। इतनी खुशी हुई कि तकरीबन 100 से ज़्यादा दानिश्वर यहाँ थे कल। किसी एक ने भी ये बात नहीं कही कि इसकी ज़रूरत नहीं है। सब ने ये कहा कि एक प्लेटफॉर्म उन नफरतों से लड़ने के लिए, सेकुलर फोर्सेस को कुव्वत देने के लिए और सिविल राइट्स को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। किस्मत से अभी तक जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे पहले, उसने जैसे बताया कि फारूक अब्दुल्ला साहब, अजीज़ कुरैशी साहब जो गवर्नर रहे, रहमान खान साहब, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें समाजवादी पार्टी के, इसमें बहुजन समाज के, मुख्तलिफ एनसीपी के, हर पार्टी का शख्स मौजूद है। वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, वो इस जमात में, इस हिंदुस्तान में, उस प्लेटफार्म पर हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदगी कर रहा है। अगर हिंदुस्तान में आइन ख़त्म हो गया तो हमारा इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो यहाँ के आइन को बचाना होगा, और आइन ख़तरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है। ये एक प्लेटफॉर्म है। हम लोग बम्बई से, यहाँ से जाने के बाद हमको हैदराबाद भी बुलाया गया है, तो वहाँ के भी पीपल ऑफ एमिनेंस को ऑन बोर्ड करेंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे, एक ऐसी फिजा खड़ी करेंगे कि जालिमों के हाथ रोकने के लिए हम कोई जंग नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफा जो फैसले होते हैं, जो हमारी हैसियत इस वक्त मुसलमान की कैटलिस्ट की हैसियत है। हमारे नाम पर इलेक्शन होता है और हमारे नाम पर हुकूमतें बनती हैं। उस फिजा से निकलने के लिए ये एक बहुत बड़ी सोच है। उस सोच के मुताल्लिक़ से हम लोग यहाँ आए थे। आप लोग कलमकार हैं। अगर आपने इसको सही तरीके से लिखा और सही तरीके से पहुँचाया, तब तो शायद हमारी इस तहरीक को लोगों के सामने आ सके। लेकिन अफसोस ये है कि मीडिया उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज छुट्टी के दिन भी आप जब तशरीफ लाए हैं तो इस बात को ज़रूर पहुंचाएं कि ये जो ग्रोह तैयार हुआ है वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए नॉन पॉलिटिकल है। हर पार्टी का इसमें आदमी शामिल है। दानिश्वरों को इसमें इकट्ठा किया गया है, इसमें फौजियों को इकट्ठा किया गया है, ब्यूरोक्रेट इसमें है, आम इंसान भी इसमें है। इन अल्फाज के साथ मैं चाहूँगा फुलैर साहब कुछ कहना चाहें तो। जैसा सलमान साहब ने कहा, घूमना वो माइक छोटा है, ये माइक इस बात की फिक्र हर शहरी को है, वो किसी मजहब का हो, किसी भी ताल्लुक कहीं से भी हो, सबको इसकी फिक्र है। अब वो फिक्र इस बात की है कि इस मुल्क में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुसलमान का एक रिश्ता था और वो रिश्ता एक मजबूती के साथ रहा और दोनों खुशी खुशी हमेशा याद रहे। एक लंबे वक्फे से अब इस बात की कोशिश हो रही है कि वो रिश्ता टूट जाए।
उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश चल रही है। उसके वेरिएंट्स हैं, उसके तमाम तरीके हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन मकसद क्या है कि हिंदू और मुसलमान का रिश्ता ठीक है। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन सब ने ये सोचा, इस बात की फिक्र की, और जिसकी शक्ल ये आ रही है खाका बन के, वो इस रिश्ते को जोड़ने की फिक्र है। उसकी बुनियाद, उसकी आइडियोलॉजी फकत ये है। रिश्ते को जोड़ने की बुनियाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद है, क्योंकि वो सब रिश्तों को पूरे हक देता है। सबके उसके अंदर साझेदारी है, उसके अंदर सबके लिए हिस्सा है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन पे भी नेचुरली हमला है। तो अब इस रिश्ते को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के लिए ये एक कोशिश है, ये तहरीक है, ये सभी के लिए है। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा अदीब साहब ने कि ये पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होना, ये सब बहुत ही अब बातें इर्रेलेवेंट है। अब तो बात इस बात की है कि ये कैसे ये बुनियादी रिश्ता बचाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाया जाए। उसी के सिलसिले में 29 मई को जो दिल्ली के अंदर बहुत से लोग इस तरह के फिक्रमंद मुल्क भर के आए, और उसके बाद वहाँ सर जोड़ के बैठे, और उसके बाद उसका एक खाका तैयार हुआ, एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, और उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा दावतनामे थे वो यहाँ से थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ आए, और यहाँ जो कल लोगों के तासुरात सबके सुने गए, उसको लोग नोट किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया, बिकॉज दिस इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, दिस इज अ डेवलपिंग प्रोसेस। उसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए नेचुरली जो पहला है उस रिश्ते को बचाने के लिए वो एक कम्युनल हार्मनी है। ये कम्युनल हार्मनी आपस में कैसे हो, कैसे जोड़ा जाए, कैसे जोड़े रहे लोग, टूटे ना, क्योंकि ईद का जवाब पत्थर से देना या नफरत का जवाब नफरत से देना हो ही नहीं सकता। तो एक तो कम्युनल हार्मनी का इशू है, दूसरा इशू जो है वो क्रिटिकल वो एडवोकेसी का है। जैसा सलमान सर ने कहा कि जो इंजरीज हो रही है लीगल, और उनके जवाब में कल ही चीफ जस्टिस साहब ने कहा, कल की बात है, आज प्रेस के अंदर हो ये बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो इरेक्टिव अरेस्ट है, अनवांटेड अरेस्ट है, वो एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। जो अपॉइंटमेंट्स जुडिशियल फोरम्स में नहीं हो रहे, वो एक इशू है जिसकी वजह से पेंडेंसी है। तो वो जब वो जो उसकी वजह से डेफिसिट होता है, वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में डेफिसिट होता है। मजलूम को क्या चाहिए? तो उसको तालीम चाहिए, उसको लाइवलीहुड चाहिए, या क्या चाहिए? उसको सबसे पहले इंसाफ चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो इंसाफ देते हैं या इंसाफ देने के लिए मुतय्यन है, फिक्स्ड है, उनको एम्पावर करना। उसकी अब अगर 40% पेंडेंसी है, 40% अपॉइंटमेंट्स नहीं है जजेस के लोअर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, यानी जितनी हमारी तादाद है उसके हिसाब से जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो ही कम है, उसमें भी अगर वो लोग आधे हों तो वो कैसे चलेंगे? यानी सफार आपके पास मुसाफिर बहुत दिन बस चलाने वाले नहीं है, तो वो एक बस के अंदर कैसे चढ़ेंगे? ये इशू एक क्रिटिकल है। उसकी वजह से क्या कैस्केडिंग इफेक्ट है कि आपकी बेल्स देर में सुनी जाएंगी, जो इंसाफ देने वाले, जो इंसाफ लेने वाले लोग हैं उनकी लंबी लंबी कतारें हो जाएंगी। तो ये जो इश्यूज क्रिटिकल हैं, जिन लोगों के जो फेसलेस हैं, वॉइसलेस हैं, जिनके वो इश्यूज को नहीं रेज कर सकते, वो सब चीजें यहाँ रेज की जाएंगी। कल भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड की गई, हम लोग उसको लेकर के जाएंगे, दूसरे शहरों में भी जाएंगे और उसको इस तरह से चलाएंगे कि वो सबको उससे फैज़ पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूती मिले और हिंदू मुसलमान का ये रिश्ता और मजबूत हो, हार्मनी वजूद में आए, हेट्रेड जो है वो फेल हो। हम आज आप तमाम साथियों का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से यहाँ तशरीफ रखते हैं, सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतवार होने के बावजूद आपने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा। यूसुफ भाई के बिलखुसूस शुक्रगुजार हैं कि आपने इस्लाम जिमखाना क्लब में प्रेस के साथियों को बुला करके इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के इस डेलीगेशन को सुनने, उस बात को आवाम तक पहुँचाने के लिए एक मौका फराहम किया। इज़्ज़त माब मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब जो हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही मोहतरम हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट में, कई बार कई अहदों पर फाइज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सभी की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अदीब भाई जो पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं,
और बहुत सारे इश्यूज को पिछले कई सालों से, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब से उठाते रहे हैं। 1965 से 50 साल पर मुश्तमिल एक आवाज है जो इस वक्त मुल्क के इस दर्द को महसूस करके आपके बीच आई है। फुज़ैल अय्यूबी साहब हमारे युवा एडवोकेट साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। मसूद रिजवी साहब जो इस हमारे डेलीगेशन के बड़े सदस्य इंपॉर्टेंट हैं। आपने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिस पर कल सब लोगों ने डिस्कशन किया है। मोहतरमा बराक चीकू साहब हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सचिव रहे हैं 1992 में, तब से लेकर के अब तक कई सारे मकामात पर मौजूद रहे हैं मिल्लत के मसाइल पर। मैं डॉक्टर आजम बेग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन में 1992 में प्रेसिडेंट रहा था। उसके बाद से मुसलसल 30 सालों तक लोगों के बीच रहा हूँ। 1993 में जब 92 का बॉम्बे में फसाद हुआ था, पहला डेलीगेशन जो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहुंचा था, उस वक्त हम ही लोग यहाँ पहुंचे थे, जिसमें वो वासिम आजमी साहब, नसीम साहब, मोहतरमा उस्मान नाहिद साहिबा, इन तमाम लोगों को मिलकर के हम लोगों ने, दिलीप कुमार साहब, उन तमाम लोगों के साथ एक बड़ा डिस्कशन किया था। कहने का मतलब इतना है कि 29 मई 2022 को दिल्ली के ईवान गालिब में जो लोग दर्द लेकर के इकट्ठा हुए थे, उसमें बहुत जिम्मेदाराना गुफ्तगू हुई थी और कोई एक तबका नहीं था। वहां समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे, मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब जो पूरा नाम है बड़ा हिंदुस्तान का कश्मीर से, वो मौजूद थे, साबिक वजीर आला कश्मीर, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब पूरे टाइम मौजूद थे। सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक वो मीटिंग चली थी। मुफ्ती मुकर्रम साहब जामा मस्जिद फताहपुरी के इमाम मौजूद थे। मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो अहले सुन्नत वल जमात की हिंदुस्तान की मशहूर आवाज है, वो मौजूद थे। इसके अलावा अजीज कुरैशी साहब मौजूद थे। 5-7 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं वो मौजूद थे। के रहमान खान साहब जैसी शख्सियत मौजूद थी। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यह तय हुआ, बहुत सारी जमातें काम कर रही हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए, हम अपनी मजहब की बुनियादों पर जो बातें कही गई हैं, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत से पेश आने की, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। दस्तूर की वो बुनियादें जिनको महात्मा गांधी ने फराहम किया है, जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, उसको कैसे बाकी रखा जाए, यह भी तय हुआ उस मीटिंग के अंदर। तमाम लोगों की आवाज को सुन करके कि आज के दिन हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम हर चीज पर बहुत जल्द रिएक्ट कर रहे हैं। हमको उस रिएक्शन से अलग आना है। हमको हमारे धर्म में ये सिखाया है, वला तस्तबिल हसनतु वला सय्यअ इदफा बिल्लती हिय अहसन फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई और भलाई यकसा नहीं होती। अगर बुराई को मिटाना है तो उसके लिए भलाई से पेश आना होगा। अगर कुरान का ये हुक्म है तो हम उससे हट करके कहीं नहीं जा सकते। तुम देखोगे कि अगर तुमने बुराई को भलाई से मिटाना शुरू किया तो वो जितने तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। ये है कुरान का हुक्म। इस पर हम कैसे अमल करें, इसके लिए पूरी तफसील से एक फोरम बना जिसको इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स कहा गया, और उसके रूह रवां के तौर पर फारूक अब्दुल्ला साहब को कल तशरीफ लाना था, वो किसी वजह से यहाँ तशरीफ नहीं ला पाए। अजीज कुरैशी साहब ने हमको अपने इलाके में बुलाया है, मोहतरम सलमान साहब, मोहतरम अदीब साहब, फजील भाई और रसूल साहब, और हम लोग सब वहां भी पहुंचेंगे। हर स्टेट में जाकर के ये बात करेंगे कि हम कैसे सिविल राइट्स पर बात करें, कैसे लीगल फोरम तैयार करें, कैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी जायज बातों को लोगों तक पहुंचाएं। सरकारें तो बनती और बिगड़ती रही, पार्टियां तो आती और जाती रही, लेकिन जो माहौल पिछले 5 साल में नहीं बना था, हमको उम्मीद थी कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी के ये मोतबर मेंबरान शायद देश को कोई नई समत दे सकेंगे, जो कांग्रेस से लोगों को शिकायतें रही हैं। 5 साल हमने मोदी के राज को देखा, हमको उतना नहीं लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा बिगाड़ होगा, लेकिन फिर उसके 5 साल के बाद जो सेकंड रिजीम शुरू हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के छोटे से मुल्क से माफी मांगनी पड़ जाए कि हम शेम हमारे साथ हमने गलत किया। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर के किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए और उस देश के प्रधानमंत्री के दौर में निवास करने वालों के लिए इससे बढ़कर के सलमान भाई मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा बुरा वक्त आएगा कि वजीर आजम को इस मुल्क से माफी मांगनी पड़ रही है कि जो कुछ हुआ उस पर मैं माफी मांगता हूं। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। उस बात को वापस लाने के लिए
हम अपने हमवतन भाइयों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेवजह जेलों में सड़ रहे सालों से जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी वकीलों के पैनल तैयार करके हर सेशन कोर्ट, हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचे, उसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। नफरत का जवाब नफरत कभी नहीं होती। मैं बहुत माजरत खा हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। आज एक नाम पूरी दुनिया में गोदी मीडिया चल चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों से उन लोगों को जो सेकुलरिज्म पर बात करते हैं, जो महात्मा गांधी के देश पर बात करते हैं, कोई न कोई शिकायत आ पड़ी है। और अगर लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ गोदी मीडिया कहलाया जाने लगेगा तो मैं समझता हूं दस्तूर पर कहीं ना कहीं आंच आ जाएगी। हमको आपको उस संत में अब सोचना है, उसी के लिए इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स वर्क करेगा। आपका उसमें बहुत सहयोग की जरूरत रहेगी। कल मोहतरम यूसुफ साहब की मौजूदगी में इस्लाम जिमखाना में जो मीटिंग हुई है, जिसमें अमीन पटेल साहब मौजूद थे, नसीम आरिफ साहब मौजूद थे, नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, मौलाना दरियाबादी साहब मौजूद थे, मोहतरम सलीम खान साहब मौजूद थे, तमाम तंजीमों के बड़े सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे, मोहतरमा उस्मा नाहिद साहिबा पसना बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य मौजूद थी और अबू आसिम आजमी साहब मौजूद थे। ये तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद थे। उन तमाम की मौजूदगी से हमको ईमानदारी से ये एहसास हुआ कि इस आवाज को लोगों ने लब्बैक कहा है और बड़ी ताकत के साथ इसको मजबूती मिलेगी। ये पत्रकार बंधु भी हिंदुस्तान की उस चीज को मजबूत करने के लिए जिसके लिए ये इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स बना है, सहयोग करेंगे। अब चूंकि एक लंबा वक्त है और कई सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम साथियों से, आपके जो भी इस बारे में कंफ्यूजन हो, सवाल हो, हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, आप इनसे सवाल करके अपने कंफ्यूजन को दूर फरमाएं और मिलजुल करके देश को बनाने की इस मुहिम में आप हमारा साथ दें, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी शुरू करें। जी एक मिनट वजी भाई, माइक सामने रखो। घूम को रखो, प्रोफेसर पकड़ो यार। सलमान भाई क्या और जी बीच में रख दीजिए ताकि हाँ बीच में रखिए, दोनों लोग तुम्हारी आपकी जी जी। ये सलमान साहब, हमने दिल्ली में भी देखा और बॉम्बे में भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हम वतनों के साथ मिलके चलेंगे। तो पिछली बार जब दिल्ली का में जो सेशन था पूरा दिन का, उसमें भी एक्सक्लूसिवली मुस्लिम थे। कल जो हमने देखा वहाँ भी एक्सक्लूसिव मुस्लिम थे। तो ये जो आउटरीच का मामला है वो कब करेंगे, पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि कल जो बात हो रही थी कि हर मुसलमान जो है वो अपने हमवतन से और ख़ास के हिंदू भाइयों से वो मिलेगा। एक आदमी, एक साहब ने, एक मिनिस्टर ने कहा कि एक मुसलमान 4 हिंदुओं से मिले, यानी कि जो ताना बाना को दूर किया गया है, जो सोशल फैब्रिक हमारा रहा है, उसको जो ख़त्म किया गया पिछले 8 साल में ख़त्म किया जा रहा है, उसको कैसे फिर से दोबारा हम रिस्टोर करें, बनाएं, वो कब करेंगे आप? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो हमारा मकसद है और जो हमारा एक मंसूबा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता इस वक्त में कि हम लोगों की ज़्यादा मुलाकात होनी चाहिए, जितनी जहाँ पर हम आपस में मिल बैठ कर बात करते हैं, जहाँ हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहाँ थोड़ी तवज्जो और इस बात पर हम दें कि हम लोगों की जो मुलाकात है और जो हमारी गुफ्तगू है वो और वसी हो जाए और बेहतर हो जाए और गहरी हो जाए। और अब एहसास इस बात का है कि गलतफहमियां पैदा करी जा रही हैं, हमारे बारे में गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, और जिसको पोलराइजेशन कहा जाता है, उस पोलराइजेशन को हम यकीनन एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम चाहेंगे कि उस पोलराइजेशन का हम मुकाबला करें और उसका सामना करें और उसको ख़त्म करें। ये इसलिए एक शुरुआत है। अब वो शुरुआत कहीं से तो करनी है, और हमने ये माना है कि जिन लोगों में आपस में एक ही राय आसानी से बन सकती है या बन गई है, उनको पहले हम मुश्तरक रूप से एक जगह बैठा लें और उनसे फिर कहें कि अब चलिए अब औरों से हम चलकर मिलते हैं। आने वाले वक्त में जो हमारी आप यहाँ मीटिंग्स देखेंगे या जहाँ भी
आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें सेकुलर जहन के जो वो लाखों हिंदू साहिबान हैं इस मुल्क में, जो हमें कुव्वत देते हैं, हमें हिम्मत दिलाते हैं और जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, वो चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर तो हम ठीक कर लें, फिर हम अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से मिलें और फिर उनके साथ बैठे और उनके साथ फिर इस पूरी तहरीक को हम आगे बढ़ाएं। ये एक कोशिश है। तो ऐसा ना हो कि वो शुरू में ही हम लोग क्लियर ना हो कि आखिर हमको किस किस पहलू पर हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको तरजीह देनी है, वो पहले हम आपस में तय कर लें। जैसे घर में बैठकर एक खानदान में बात होती है, अपने बुजुर्गों से मिलकर मशवरा करते हैं और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ फिर जाकर बैठकर उनके साथ उस तहरीक को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसलिए मकसद हमारा ये है कि हम शुरू में जब अपनी प्लानिंग करें तो उसमें डाइल्यूशन ना हो जाए। हर एक के अपने अपने मसाइल हैं। देखिए, हर कौम के हिंदुस्तान में अलग अलग मसाइल हैं। माइनॉरिटीज़ में पारसियों के कुछ और मसाइल हैं, हमारे सिख हजरात हैं उनके कुछ और मसाइल हैं, जैन हजरात हैं उनके कुछ और मसाइल हैं। तो अगर आप माइनॉरिटीज़ को ही एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसमें भी वक्त लगेगा। तो हम पहले अपना जहन तो साफ कर लें, हम ये तो समझ लें कि हमारे सामने क्या सबसे चैलेंजिंग चीज़ है और उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या जवाब है, हम उसका रिएक्शन रिस्पॉन्स कैसे देंगे। फिर अपने और साथियों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे। बहुत लोग अभी भी हमारे रास्ते में हैं और वो हमको इनकरेज भी कर रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे चले हैं आप इस रास्ते पर आगे बढ़िए और हम आपको इस रास्ते पर आगे मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और फिर मैं कहता हूँ कि आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद एक दिन वो आए कि हम लोग यहाँ बैठे और कहें कि अब इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स कहने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको इंडियंस फॉर सिविल राइट्स कह दीजिए, वही काफ़ी है। क्योंकि अब सब इकट्ठे हो गए, जो आपका पहला मकसद था वो आपका पूरा हो गया है। तो ऐसा भी होगा। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन देखिए, सच्चाई है, हमारे अपने कौम में, हमारी अपनी बिरादरी में बंटवारे हैं, कई किस्म के हैं और कुछ जाहिर हैं, सब हम जानते हैं, कुछ छुपे हैं। हम ये चाहेंगे कि उनको भी हम पहले ख़त्म कर लें। उसमें शायद दूसरे लोगों का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, वो मदद करेंगे, थोड़ी बहुत हमको इनकरेज करेंगे, लेकिन वो हमें आपस में बैठ के करना है। उसको हम दूर कर लें तो उसके बाद फिर आगे हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कल कोई यहाँ आ जाता तो हम उनको बैठा लेते। आज हमारी एक दोस्त हैं यहाँ, झूठी कपादिया, वो वकील हैं हाई कोर्ट में, वो आ गई तो हमने उनसे कहा कि आप आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, इसलिए कि हम जानते हैं कि उनका जहन और जो हमारे तसव्वुर है उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है, ये एक शुरुआत है। जब बच्चा सबसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो शायद बच्चा माँ कहता है, भाईजान नहीं कहता है, अब्बू नहीं कहता है, या दोस्त नहीं कहता है, अरे साथी नहीं कहता है। वो सारे लफ्ज़ आते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चा माँ पुकारता है। तो ये मान के चलिए कि इस बच्चे ने माँ को पुकारा है। जो हमारा जज्बा है वो जज्बा ये है कि माँ सबको गोद में ले ले और सबको एक घर में खुशहाल घर में रख ले। ऐसी हमारी ये कोशिश है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा एक सवाल आपका और था, मैंने लंबा जवाब दे दिया, दूसरा सवाल भूल गया। वो मिला हुआ था, लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल ये है जो आपने माँ की बात की कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों के नाम पे कोई जमात या कोई तंजीम बन रही हो। हमारे पास खुद अदीब साहब जो मुशावरत में रहे, उन्होंने देखा, डॉक्टर फरीदी का दौर देखा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, कितनी जमातें हैं जो मुख्तलिफ पहलू पर जरूर काम करती है। वो सब जो है इंडियन मुस्लिम्स के लिए कर रही है। तो फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ी, इतनी जमात होने के साथ साथ रहते हुए फिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि इंडियन मुस्लिम पर सिविल राइट बना दें? मैं समझ गया, ये इंडियन मुस्लिम की जानिब से है, ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये इंडियन मुस्लिम्स की एक पेशकश है।
उनकी जानिब से सिर्फ उनके लिए नहीं है, और बहुत सारी जमातें हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हैं, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारी जमातें हैं जो दूसरी कौमों के लिए हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। किसी के साथ भी हम मिलकर काम कर सकते हैं तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मुसलमानों के इदारे हों या गैर मुस्लिम के इदारे हों। जो भी हमसे हमारी बुनियादी बात से अग्री करता है, जो आईन के प्रोटेक्शन की बात है और लोगों की सिविल राइट्स की बात है, हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि किसी हिंदू के सिविल राइट्स पर हमला होता है तो हम कहेंगे भैया ये हमारा काम नहीं है, हम तो मुसलमानों के सिविल राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सिविल राइट्स के लिए हैं, मुस्लिम है, इदारा मुसलमानों ने बनाया है, हम सिविल राइट्स के लिए हैं, लेकिन सब के सिविल राइट्स के लिए हैं। और हम सब की शिरकत चाहते हैं, सबका कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन ये पेशकश हमारी है। कहीं ना कहीं तो किसी की पेशकश होती तो ये जिमखाना की पेशकश है, इस्लाम जिमखाना की पेशकश है, पारसी जिमखाना की नहीं है। वो भी आ जाएंगे तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे, हमें कोई किसी से गुरेज नहीं है। तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे वो भी अच्छा है, जो मुशावरत करेगी वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद वहाँ अभी तसव्वुर ये नहीं है कि हम ये कौम के लिए नहीं, सिर्फ पूरे मुल्क के लिए कर रहे हैं। इम्प्लाइड होता है कि आप कौम के लिए करेंगे तो मुल्क के लिए करेंगे, लेकिन हम इसको ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जानिब से ये पेशकश हमारे मुल्क के लिए है, लेकिन हमारी तरफ से है। शुरुआत हमने यहाँ की है। अगर हम इससे बढ़कर अभी शुरुआत करते तो जिमखाना में हम लोग सब आ नहीं पाते, किसी और बड़े मैदान में करना होता और बहुत सारा वक्त देना होता। तो हमने 2 दिन में जिमखाना के सभी साथियों को बुलाकर यहाँ यूसुफ साहब की की मदद से एक गुफ्तगू की शुरुआत की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गुफ्तगू को और जगह पहुँचाएंगे और हर एक को ये पैगाम दे देंगे कि यहाँ दरवाजे बंद नहीं हैं, दरवाजे खुले हैं, सबके लिए खुले हैं, दिल में गुंजाइश सबके लिए है और सबको हम साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, सलमान बख्शी साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आपने बात की है आइन की, दस्तूर की, इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, मैं एक सवाल ये आपसे करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आइन के लिए भी नज़रियात जो है रियासती सतह पर आइन के लिए जो नज़रियात हैं वो बहुत बदले हुए हैं। आपने जैसे जिक्र किया है कि प्रॉफिट को गाली देने वाला बाहर है और उस पर ऑब्जेक्शन लेने वाला अंदर है। उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उनमें जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनमें जो आपकी बात है वो बात आपकी वहाँ से हम मवाजना कर सकते हैं उस बात का। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। अक्सर जो शांतिपूर्वक जो एहतजाज जो हुए हैं, जो तरीक़ेकार अपनाया गया है, महाराष्ट्र में जो भी हुए हैं पूरी आज़ादी के साथ लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया है। हाँ, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा हुआ है वहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर किए गए हैं। आप ये मानते हैं क्या कि जो किसी भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हालांकि अभी जो मामला आया है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के उस पर लेकर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एहतजाज की तो छूटी नहीं, ये रियासत में है। आप ये मानते हैं कि रियासती सतह पर भी जो है आइन को लेकर नजरियात पूरी तरह से अलग अलग है? देखिए, ये बहुत एक लंबा किस्सा है। सदाकत से और सच्चाई से कोई आइन को इंटरप्रेट करता है तो गुंजाइश किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी को शिकायत हो, उसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। सदाकत हो और सच्चाई हो, सदाकत और सच्चाई नहीं है तो आइन भी एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है। आइन की जो ताकत है और आइन का जो जज्बा है और आइन की जो पहुंच है, वो आइन भी बेबस हो जाता है। कि अगर आप आइन की तरफ आप अगर सच्चाई से पेश ना आए तो आइन क्या करेगा? एक बात ये है। दूसरा मसला और है जो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हल करता है, और दूसरा मसला ये है कि आइन में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे तासुरात हैं जिनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ सीख लेते हैं, कोई और पढ़ता है, समझता है तो उससे वो कोई और सीख लेता है। आप जानते हैं कि इक्वालिटी के जो प्रोविजंस हैं कि सब लोग एक बराबर होंगे, एक साथ एक ही नज़र से देखे जाएंगे, उसमें कोई लोग ये कहते हैं कि एक नज़र से आप क्या देखेंगे जब हमारे पास ना कपड़ा पहनने को है, ना खाना है हमारे पास,
ना तालीम है हमारे पास, ना हम बाज़ार में खड़े हो सकते हैं। आपका मुकाबला कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और आप कहते हैं कि हम बराबर हैं क्योंकि हमको भी वोट मिला है, आपको भी वोट मिला है। तो फिर तरमीम होती है आइन में तरमीम की जाती है, संशोधन होता है कि नहीं एक्चुअल रियलिटी और इक्वालिटी क्या है। तो फिर उसमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन की सारी बातें आती हैं, रिजर्वेशन की बातें आती हैं। तो जहाँ तक ये बात है, जहाँ पर आपके मुख्तलिफ तासुरात हो सकते हैं कि इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि हम बैठें, गुफ्तगू करें, हम अपनी दलील पेश करें, वो अपनी दलील पेश करें, उसके बाद कोर्ट के सामने जाए और वहाँ संजीदा लोग उस पर गौर करने के बाद अपना फ़ैसला दें। उस फैसले से हम मुतमईन भी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन मुतमईन नहीं भी होते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक निज़ाम है। हम अगर मुतमईन नहीं भी हैं तब भी हम इसको कबूल करते हैं, इसलिए कि हमारा निज़ाम ना बिगड़ जाए। तो इसमें दोनों मसले हैं। एक मसला ये है कि आप किस नज़र से आइन को देखते हैं, उसमें फ़र्क हो सकता है, और दूसरा ये है कि आप सदाकत से अपने आइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कोई अगर यही तय कर ले कि हम आइन को गलत इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है हमको इसीलिए ऐसी तहरीक की ज़रूरत है कि हम जाएं और कोर्ट के सामने ये कह सकें या फिर मीडिया के सामने कह सकें, बता सकें कि देखिए यहाँ पर जुल्म हो रहा है क्योंकि आइन ये इजाज़त नहीं देता है। और जहाँ जहाँ आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप पब्लिक शिकायत की बात कर रहे हैं, उसमें ये बहुत दफ़ा आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नज़र से देखती है, प्रोटेस्टर अपनी नज़र से देखता है, जो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है वो अपनी नज़र से देखता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है और उसमें हम ये चाहते हैं कि जहाँ ऐसा हो वहाँ कम से कम बातचीत से लोगों के बीच में एक मुश्त राय बनाई जा सके, ताकि जो इस वक्त जो माहौल है उस माहौल को हम ठीक कर सकें। सलमान साहब, कल भी हमने कुछ सुना, इससे पहले अदीब साहब से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई है, क्योंकि उनका प्रोग्राम देखा, उसमें सिर्फ अब तक हमने मसाइल ही को सुना, वसाइल की भी बात की गई, और आज भी आप जो है आपके पास जो भी रोड मैप है वो भी मैंने देखा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि 25-30 करोड़ तक पहुंचने के लिए प्रायोरिटीज क्या हैं, नंबर एक। दूसरे, आपने जिन जिन इलाकों का जिक्र किया, जैसे दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, हैदराबाद हुआ और भी जगह ध्यान दें, तो उसमें आपने कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी एडॉकी से बाद में उसको जो शक्ल देनी होगी, तो उसका कोई आपने खाका तैयार किया है? दो चीज़ें प्रायोरिटी में, दो चीज़ें ज़्यादा आती हैं आज। मुल्क के जो माहौल काबिल लाहौर हो गया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लीगल रेमेडी, तीसरे मीडिया की बात। तो ये दो चीज़ों के लिए आपने कुछ सोचा है कि किस तरह इस काम को किन किन लोगों से किया जाए? आप बताएंगे कि हाँ, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपका बहुत अहम सवाल है ये इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी थिंकिंग की थी, जिसको अपने हमने थीम पेपर में भी रखा, और मीटिंग से 29 मई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स जो अब रजिस्टर्ड भी हो चुकी है एज ए ट्रस्ट, तो उसमें जो प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से रखा कि एक उसकी हेडक्वार्टर या आप उसकी सेंट्रल बॉडी जो है वो दिल्ली में होगी, और स्टेट्स में उसके जो हैं वो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ या स्टेट कोऑर्डिनेशन बोर्ड्स रहेंगे। यानी एक तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट स्टेट्स में इसकी बॉडीज़ होंगी, एंड नॉट ओनली इन दी स्टेट्स हेडक्वार्टर्स और स्टेट्स, उसमें हमने प्रोविजन रखा कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहाँ जहाँ वेयर एवर रिक्वायर्ड डिजायरेबल या ज़रूरत होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये होगा। लेकिन चूँकि इसमें बुनियादी तौर पे ये वॉलंटरी, अब जैसे यहाँ हम लोग दिल्ली में आए हैं तो मकसद बॉम्बे में आए हैं तो मकसद ये है कि यहाँ भी एक उसकी एक स्टेट लेवल की कमेटी खुद यहाँ के लोग तश्कील देंगे और वो उसका हिस्सा होगी। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये जो हम
ने इसमें थीम पेपर में लिखा था कि इसके बुनियादी तौर पर 4-5 सेल्स होंगे, जिसमें पॉलिसी सेल है, यानी जैसे अभी बात हुई, कल भी मीटिंग में बात हुई थी कि डिफरेंट इश्यूज के ऊपर क्या एक रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। दरअसल क्या होता है, हम चीज़ों को समझते नहीं है, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं फौरन, ख़ासतौर से जो लीगल इश्यूज हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज हैं या रिलीजियस इश्यूज हैं जो अभी कुछ 2-3 अभी सामने आए हैं। तो इसके लिए हमने पॉलिसी सेल, मीडिया सेल, मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट, मीडिया में भी मकसद वो जो कम्युनल हार्मोनी है वो हम मीडिया सेल के ज़रिए से ही हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। यानी एक तो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जो भी एडवर्स प्रोपेगेंडा है, फॉल्सहुड्स हैं विच आर बीइंग स्प्रेड, उसको वी विल ट्राई टू एड्रेस इन ए वेरी वेरी यू कैन से in a proper manner without being aggressive or without being in a जिसे कहते हैं कॉम्बेटिव मोड। तो दूसरा ये कि पॉजिटिव जो कम्युनल हार्मोनी का एस्पेक्ट है, हम यहाँ यानी ये मुख्तलिफ कौमें 1000, 1200, 1500 सालों से रह रही हैं और इस तरह की कोई मुश्किलें पहले नहीं थी, तो वाई सडनली दीज थिंग्स है। इसी तरह से लीगल सेल, यूपी साहब ने उसको और काफ़ी तफसील से भी बयान किया कि जो हमारे सलमान भाई ने जैसे बताया कि जो लीगल इश्यूज़ हैं जहाँ पर लोगों को तकलीफ़ें हैं, और मैं 2 चीज़ें बहुत ख़ास तौर से ज़रा सा मैं अपने उस थीम पेपर से कोट कर दूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए सलमान भाई ने उसमें ऑलरेडी काफ़ी उस चीज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अमेरिका, सिक्योरिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मिशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फॉर securing our constitutional rights with the active support, cooperation and full participation of justice, freedom and liberty living citizens of the country, strengthening democracy, freedom and human rights jointly। ये एक ऐसा उसूल है, खुद यानी हमारा आइन के अंदर उसका प्रोविज़न है और हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो असल में ये कम्युनल हार्मनी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी इथोस और उसकी जो उसका जो अल्टीमेट विजन है, वो हम जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे। और दूसरा, आवर कमिटमेंट ऑफ फुल सपोर्ट टू ऑल ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आवर कमिटमेंट ऑफ फुल सपोर्ट टू ऑल, जितने भी मजलूम हैं, वो मजलूम ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं, our commitment of full support to all oppressed groups in the country, irrespective of religion, caste or creed, for securing justice and fair play, thus strengthening the country। तो ये एक बहुत, तो जहाँ तक यह है कि ये सिर्फ खाली एक जगह पर नहीं, डिफरेंट स्टेट्स में, इवन इन द डिस्ट्रिक्ट्स wherever this is desirable and practical, वो सारी चीज़ें की जाए। Sir, I have a question for you. How do you intend to achieve civil rights without empowerment of Muslims? Without achieving empowerment, political empowerment. See, you're talking about different stages. Yeah. One is immediate relief. There are people who require immediate relief. Okay. Some have local assistants, some have lawyers, good lawyers, some don't have. And despite good lawyers, some have not been able to get relief. So our first priority would be able to do that right away. We can do that right away. We don't need to wait for anything else to happen. Empowerment is a process. Empowerment is something for which all our units will have to operate together. Empowerment requires education, empowerment requires representation, empowerment requires a listening ear, empowerment requires access. So what we are trying to do is, without replacing political outreach. Political outreach will always be there as part of democracy, etc. And political parties
all of whom fortunately have come together with us, both in Delhi and in Mumbai. All of them have come together very, very generously without asking any questions about what will be my priority, what will be my position, etc. They all want to contribute. So they will continue to do their work. But in addition, we want to provide a listening post so that things that are required can be pursued, can be followed, can be done. But somebody should know where they should go to be heard. So to give you an example of Jahangir's bell in the row, that anyone can come and ring the bell. Yeah. And if the bell rings, then the emperor would step forward and listen. So we want to create a situation where there are many years that will listen. That is a very important thing in empowerment. And then there are hands that will help. So the ears and hands that will help. Eyes we already have. We can see what is going on. But we need to listen from people themselves and then with our hands be able to respond. If any of these coordination steps can be taken, I think we would have made much progress. But sir, in the political scenario of our country, primarily what you would like to say that because of this polarization strategy which the ruling parties have already adopted, where do we stand as a minority community? I understand. We reject polarization. We haven't discussed this in detail. The articulation on polarization, I am giving you my personal response. We reject polarization because whatever polarization may have happened, the maximum has already happened. Maximum has already happened. And the maximum did not take them beyond 39%. Is it so? Is it so? Absolutely. The figures are there. The figures are there. The maximum, and for anyone to say that 39% that have polarized in favor of whoever, there was all 39 did not polarize only because of their main theme, which is religion. Some polarized because of caste, some polarized because of region, some polarized because of... There are various reasons for that. There are various reasons. So I would imagine if you take hardcore polarization as of today, hardcore polarization will not exceed 25%. That's what my wheel is. But the problem is that the rest are all scattered. Masla ye, bunyadi masla ye. Bunyadi masla ye. But this organization is not going to resolve that. That somebody else has to do. The political people, when they wear political hats, they may do it. They should do it. It is important. We will help them wherever we can. If we have become visible on the ground, we will help them wherever we can. And yes, if we have an organization like this, and people know that when we speak, it is the voice not just of 6 of us, or 10 of us, or 15 of us, but it is the voice of thousands and thousands of people who are empathetic and sympathetic, then our voice will carry weight. And that's the game of empowerment. सर मुल्क की सतह पर जिस तरह से ये आप तहरीक चला रहे हैं, इस तरह से आपके साथ में कौन सी फील्ड के लोगों को शामिल करना चाहेंगे? जैसे उलमा है और डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, जो कि आवाम से ज़्यादा जिन लोगों का रब्ता रहता है, वो भी क्या उनको भी जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे एक बात वाज़ेह कर दी थी कि यहाँ किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये ज़रूर ये सही है कि हमें दरवाजे से निकलकर किसी को जाकर और उनको इनवाइट करना पड़ेगा। तो अब हम ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए है और उनके मशवरे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और सोसाइटी फ़ायदा उठा सकती है। तो उनके मशवरे के लिए हम यकीनन जाएंगे। हो सकता है कि हम में कुछ लोग हैं जो सियासत में हैं, बाहर भी और लोग हों जो सियासत में हों, उनसे हम मशवरा लें जिससे हमको फ़ायदा हो सके तो हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं इसको हैंड ओवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे ही रिलीजियस लोगों के हाथ में हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, लेकिन उनके मशवरे से और उनकी दुआओं से हमको जो भी फ़ायदा मिल सकता है वो हम यकीनन लेंगे और उनको पूरी इज्जत के साथ हम और बड़ी उसके साथ उनको रिसीव करेंगे।
उनको जरूरत पड़ेगी तो बुला के आ जाए। हमको नहीं, कुरान पाक पर जब लोग तनकीद करते हैं और हम उसका जवाब अगर अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं तो हम ये थोड़ी करेंगे कि हम उलमा हजरात से मशवरा नहीं करेंगे। ऐसे मौके पर हम उनको बुला कर लाएंगे, बैठाएंगे अपने साथ और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमको बताइए कि इसमें हमको क्या बेहतर से बेहतर जवाब हम दे सकते हैं। और जवाब हैं, हमको देने चाहिए, लेकिन हम अक्सर कमज़ोर इस बात पर रह जाते हैं कि हमने पूरा रिसर्च नहीं किया होता है, हमारी मालूमात में कुछ कमी होती है और कहीं ना कहीं कतराने की वजह से हम अपनी बात कह नहीं पाते, तो हम उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेशनल्स को हम पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कम्युनिटी की और हर सोसाइटी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रोफेशनल्स होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मामूली लोग होते हैं जो आपको ताकत देते हैं, लेकिन मामूली लोग बेचारे जो हैं वो ताकत नहीं दे सकते हैं जो प्रोफेशनल दे सकते हैं, लीडर दे सकते हैं, मैनेजर दे सकते हैं। और इसलिए दे वो ताकत ताकि हम फिर मामूली लोगों की मदद कर सकें, उनको एम्पावर कर सकें। ये हमारा मकसद है। तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जिसके पास जाने की ज़रूरत हमको महसूस होगी हम उसके पास जाएंगे। हमारे पास कोई हमारा ईगो नहीं है, कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, ये एक क्लब नहीं है, ये आवाम के लिए एक खुला मैदान है। जो आना चाहेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस दरकार होता है, फाइनेंस किस तरह से मैनेज करेंगे? दूसरी चीज़ जो है ना, और दूसरी एक अमली एक मिनट आपसे एक सवाल। फर्स्ट जो है ना, अमली जामा पहनाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? मीटिंगें तो बहुत होती है, भूल जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा जो फर्स्ट इशू जो है आपको अमली जामा के तौर पर वो करना है, ऐसा कुछ आपने आप मुंबई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई मुंबई तक आ गया है तो आप जानते हैं कि उसको भूख लगी होगी तो मुंबई आया है, और मुंबई में अच्छा खाना खिलाने की आप लोगों की ऐसी आदत है कि अच्छा खाना आप खिलाएंगे ही, हमको पूरा यकीन है। और इसलिए अगर इस मशवरे से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और आप यही मशवरा और लोगों को भी दे सकते हैं मुंबई में, तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप सर, मोहम्मद अदील साहब और सलमान खुर्शीद साहब से भी मेरा एक सवाल है। पहले मोहम्मद अदील साहब के सिविल राइट्स को लेकर, हुकूक इंसानी को लेकर बहुत सारे सवाल आपके सामने आए, आप लोगों ने जवाब भी दिए, लेकिन एक बहुत बड़ा मौजूद हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने है कि जंग आज़ादी में जिस तरह से हमारी कुर्बानियाँ रही है, आज निसाब में, तारीख में, इतिहास में उस तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है, और जंग आज़ादी में जो मुसलमानों का जो किरदार रहा है उसको भी मस्त करने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर अभी हम ये देखते हैं कि जब बात आती है निसाब की, तो निसाब में एक मौजू शामिल किया गया, पॉल्यूशन किस तरह से होता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि वहां पर उस निसाब में पॉल्यूशन की वजूहात में एक मस्जिद का फोटो भी दिया गया कि मस्जिद की वजह से जो है पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये गुमराह करने वाली बात है हमारी आने वाली नस्लों को भी और हमारे गैर मुस्लिम नौजवान तलबा को भी। तो इसके लिए ये डेलीगेशन या ये जो फोरम बनेगा या बना है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए कि तारीख मस्त नहीं होने दिया जाए, कुछ किताबचे तैयार किए जा सकते हैं जो सिलेबस में शामिल किए जा सकते हैं। आप लोग कौमी रहनुमा है और हम समझते हैं कि आपकी बातों का जबरदस्त तरीके से वहाँ पर असर होगा, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसी में आप देखिए, जो तारीख का मामला है, मौजूदा दौर की जो सरकार है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है बल्कि अफसोस है, ये एहसास कमतरी में मुब्तला है। दुनिया में दस्तूर ये रहा है कि स्पेन अगर आप चाहें तो वहाँ वो सारी मसाजिदें, वो इमारतें मौजूद हैं और वो बड़े फख्र से कहते हैं ये हमारी धरोहर है। आप सेंट्रल एशिया जाएं, समरकंद, बुखारा, 70 साल वहाँ मस्जिदें बन रही, उस पर लिखा था कि ये ममनून है। मैंने खुद जाके देखा, उस वक्त लिखा हुआ था कि मुस्लिम आर नॉट अलाउड, लेकिन उन्होंने उन मसाजिदों को कायम रखा और वो मसाजिदें उन्होंने कहा हमारी धरोहर है, हमारी हिस्ट्री है। अगर आप इस नज़रिए से देखें जैसे इस नज़रिए से हमारी ये सरकार देख रही है, उसको खौफ आता है
उसको हिसाब से कमतरी में मुब्तला है। उसमें सिर्फ हमारी कौम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद हिंदू सेकुलर परेशान है। वही लिख रहा है, वही बोल रहा है। हक़ाइक़ की तरफ अगर आप जाएंगे, आपकी लड़ाई, अगर हमको एक तबका परेशान कर रहा है तो दूसरा हिंदुओं का तबका आपको प्रोडक्शन दे रहा है। और अगर ये मिसाल आप देखें, जो भी हंगामे वहाँ दिल्ली में मैं देखता हूँ और जाता हूँ, उसमें जंतर मंतर पे जितने मज़ालिम हमारे खिलाफ हुए हैं, वहाँ 500 गैर मुस्लिम होता है और 5 मुसलमान होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको मुसलमान कहते भी नहीं कि ये परकटे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हमारी गलतियां हैं। जाहिर है कि जो बात आपने कही, अगर इंसान अपनी माजी को गलत साबित करे तो नस्लों पर उसका असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें सोच कर ही ये दानिश्वरों को क्यों जोड़ा गया है? इसीलिए कि हमारी धरोहर, हमारी तारीख, हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ डेरे आके बसे थे और उसी डेरों ने एक साझी विरासत बनाई। तो ये जो मौजूदा हुकूमत ने जितने भी जुर्म किए हों, ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये इस वजह से है कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो सारी इमारतें जो कभी तारीख का हिस्सा रही थी वो बदल नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ तो सड़कें भी बदल रही हैं। इनको तो डर लगता है कि भाई सड़क बदल दो, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अभी आपके स्टेट में भी जाते जाते उनका कहा कि नाम बदल दो, नाम बदल जा रहा है। दिस इज सिंपली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये हक़ाइक़, इसको आप कुछ भी कर दें, लेकिन जाहिर है कि हमारे महदूद ज़राए हैं। एक शुरुआत हुई है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा तो शायद हम में और क़ुव्वत आए और हम अपने स्पैन को बढ़ा सकें। सरेदस्त हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे दिलों से खौफ ख़त्म हो जाए। मेरी कम्युनिटी अपने को खुले आसमान के नीचे समझती है, उस पर कोई साया नहीं दिखाई पड़ता। अगर हम लोग एक प्रोटेक्शन के हैसियत से दिखाई पड़ जाए अपनी कौम को, तो वो जो डर है, जो खौफ है, जो बुज़दिली है, वही तो चली जाएगी ना। तारीख की बात होगी, बहुत सी बातें होती हैं, ये सब सेकेंडरी हो गई। पहली चीज ये हो गई है कि आप इस कौम को वहां ले जाना चाहते हैं जहां से हमारी कौम ने, हमारे हिंदुस्तान में दलितों के साथ हुआ कि मूछ नहीं रखा सकते, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, शान से शादी नहीं कर सकते। वहां हम खड़े हो गए। तो अब हमको साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा नहीं करना है, हमको उस तूफान से मिलना पड़े, सामना करना पड़ेगा। ये कोशिश है। सर, इस तूफान से सामना करने के लिए क्या ये टेलीविजन या हमारे कौमी रहनुमा जो वफद बनेगा, जो तैयार होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि कस्बात में, गांव में जो मुसलमान रहते हैं, जहाँ पर वो कमजोर है, जो खौफ के साए में है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या इस तरह के इज्तिमात के जरिए बातें तो हो सकती हैं, तो क्या ये वफद उन कस्बात में भी जाएगा, कमजोर लोगों के बीच में? देखिए, हमारी कौम में अभी सरवार साहब ने कहा कि हमारे आपस में बहुत इख्तिलाफात हैं। अगर पॉजिटिव साइन सुनिए तो मौजूदा दौर की हुकूमत ने ये एक ऐसा मौका दिया। मैं 3 दिन पहले अपने गांव से आया, वहाँ गांव का जाहिल इंसान भी, उसको भी ये पता लग गया कि कोई हमारी अपनी भाषा में कि भैया कुछ बनाने जा रहे हो, हमका शामिल कर लो। सिर्फ अभी खाका है, ये शायद बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आई शुड बी थैंकफुल टू मोदी है, मोदी सरकार। एक सोई हुई कौम को झंझोड़ा है उसने। नहीं, ये तो सोई हुई कौम की कभी भी नहीं जुड़ती। इतनी बड़ी महफिल कल हुई है दिल्ली में, जो महफिल हुई वहां हमने किसी को
हमारी हैसियत नहीं थी कि हम उनको टिकट दे सकें, रहाइश दे सकें, खाना दे सकें। 24 स्टेट से लोग गए, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये मायूसी में एक उम्मीद की किरण भी हो गई। So one thing I would like to ask. Thank you. Now the session is over. Sir, one from the media also. Lunch is waiting to you. Thank you for all. Sir, I'm also from the media. Let me ask you one important question, sir. Sir, I have observed, attending so many meetings and all, I have observed that we all are trying our level best to break the ice. But one thing I have noticed, that we don't have strong unity, sir. Take for example the Kisan जो Sikh लोग थे, कैसे भी करके गवर्नमेंट को झुकाया सर। हम लोग में वो यूनिटी नहीं है सर, दैट स्ट्रॉन्ग यूनिटी वी डोंट हैव। उसी के लिए तो काम किया जा रहा है। इस मीटिंग के अग्रज मकासद क्या थे? वो तो बोल चुके हैं, बार-बार उसी को everything has been come in the detail. Everything has come in the detail. हमारा मकसद है मुल्क को एक प्लेटफॉर्म देना। मुल्क के सारे मजलूम लोग जिनके पास कोई जरिया नहीं है महफूज कर देगा और हमारे आइन को महफूज रखेगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम पेश करें। बार बार ये पूछा जाता है कि इसको मुसलमानों तक ही क्यों महदूद रखा गया है। मुसलमानों के लिए ये महदूद नहीं है, ये हर मजलूम के लिए है, लेकिन ये मुसलमानों की तरफ से एक पेशकश है। ये हमारा इनिशिएटिव है, ये हमने एक पहला कदम लिया है लोगों की आवाम की मदद करने के लिए, और इस वक्त जो हालात हैं उनका सामना करते हुए अपने आइन को और दस्तूर को महफूज रखने के लिए। अगर आइन दस्तूर महफूज है तो हम सब महफूज हैं, हमारी डेमोक्रेसी महफूज है और बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो महफूज नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचेगा।